तो लास्ट वीडियो में बेटा नेट प्रॉब्लम की वजह से वो सेशन एंड हो गया था, तो वहां पर हम डिस्कस कर रहे थे कि NO3 माइनस आयन है, अगर मैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनाऊं। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस सेल में। मैंने इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को रेड डॉट से शो किया है जिससे आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए। और ऑक्सीजन के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें 6 होते हैं, उनको मैंने आपका ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट किया है। अगर नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ले, क्योंकि ऑक्सीजन में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए? 5 थे, 2 शेयरिंग से आ गए तो 7 हो गए। अब 7 हो गए तो क्लियर हो गया कि ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और करना चाहेगा, और उसने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली इस ऑक्सीजन के साथ में। बट ऐसा करने से इस ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हुए बेटा? 7। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से कितने थे? पहले से 6 थे, एक शेयरिंग से आ गया तो 7 हो गए इसके। लेकिन नाइट्रोजन के 8 हो गए कंप्लीट, क्योंकि नाइट्रोजन ने 2 की शेयरिंग एक ऑक्सीजन से की, एक की शेयरिंग एक ऑक्सीजन से की, और टोटल उसे 3 की शेयरिंग ही करनी थी। क्यों करनी थी 3 की शेयरिंग? क्योंकि उसके पास ऑक्टेट से 3 इलेक्ट्रॉन कम थे। तो आप इस बात को भी एक अलग से समझ सकते हो कि अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं किसी एक एटम के ऑफ एन एटम, तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि 8 इलेक्ट्रॉन से माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8 में से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दो। जैसे नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 8 आपके अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसे 8 करने के लिए कितने चाहिए? 8 माइनस 5 दैट इज 3 और चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वो एक ही एटम से कर सकता है, 3 डिफरेंट एटम से कर सकता है, या एक एटम से 2 और एक एटम से 1, पर करेगा 3 की शेयरिंग। ओके बेटा, तो नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, एक ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। लेकिन अब नाइट्रोजन आगे शेयरिंग करेगा नहीं। जब आगे शेयरिंग नहीं करेगा तो ये हो सकता है कि नाइट्रोजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो नाइट्रोजन के हैं, बट ये नाइट्रोजन अपने दूसरे ऑक्सीजन के एटम के और नाइट्रोजन के बीच में पहुंचा दे, थोड़ा सा अपने से शिफ्ट कर दे। तो ऐसा होने से क्या होगा? उन इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से इस तीसरे ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। बट ये शेयरिंग जो है वो इक्वल शेयरिंग नहीं है, क्योंकि हमेशा शेयरिंग जो होती है 2 एटम्स के बीच में वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की होती है। बट यहाँ तो इक्वल नहीं है, यहाँ तो सिर्फ एक ही एटम ने शेयरिंग की है, दूसरे एटम ने नहीं की है। इज दैट क्लियर बेटा? और तीसरी बात है कि जो थर्ड ये ऑक्सीजन बच गया है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन तब भी 7 ही हुए, इसमें तो तब भी 8 नहीं हो पाए। अब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, मैंने क्रॉस कर दिया, बाकी तीनों एटम्स का हो गया, 2 ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन का। तो अब यहाँ कैसे पूरा करें कि इसमें जो आपको माइनस चार्ज दिख रहा है, ये माइनस चार्ज कब आया होगा? जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो मैं यहाँ पे उसको ब्लैक डॉट से शो कर रहा हूँ। इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन किसी और सबस्टेंस से गेन किया हुआ है, वो क्या था हमें इससे मतलब नहीं है, बट ये गेन किया हुआ इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से इस ऑक्सीजन पर एक माइनस का चार्ज आ जाएगा, और हम ये कह सकते हैं कि अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इज दैट क्लियर बेटा? अब हम यहाँ पर ये तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, बट अब इसको मैं बॉन्ड से रिप्रेजेंट कैसे करूं? इस नाइट्रोजन और इस पहले ऑक्सीजन के बीच में 2 शेयर हुए इलेक्ट्रॉन के पेयर, तो इसको हम डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर इस ऑक्सीजन से एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, इसलिए एक बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। बट इस ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज लगाएंगे क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। और दूसरा जो ऑक्सीजन एटम जो बच गया यहाँ पे तीसरा वाला, ये इसने तो शेयरिंग की नहीं है, शेयरिंग नहीं की है इक्वल में, तो हम यहाँ पर बेटा जी लाइन बॉन्ड वाली लाइन, कोवलेंट बॉन्ड की लाइन है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ना एक सिंगल लाइन लगा सकते हैं ना डबल लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ इक्वल नंबर ऑफ शेयर नहीं हुआ है। जब ऐसा होता है तो उस केस में जिसने एटम ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, केवल दिए हैं बस शेयरिंग के लिए, और एक दूसरा है जो सिर्फ उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है, ले रहा है,
कंप्लीटली नहीं, अपने ऑक्टेट के लिए। तो हम इन एटम्स को नाम देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है अपना पेयर, उसको हम बोलते हैं डोनर, देने वाला, और जो लेता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। और डोनर से एक्सेप्टर की तरफ फिर हम एक एरो लगाते हैं, फिर हम एक सिंगल लाइन नहीं लगाते, एरो लगाते हैं। और ये जो एरो लगाते हैं, इस एरो को फिर हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याद आ रहा है? टाइप ऑफ बॉन्ड हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने एक टाइप पढ़ी थी। यस सर। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज एक्स्ट्रा और यूज करनी है। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए ही मैंने आपको यहाँ पर ये एग्जांपल लिया था। NO3 का पहले थोड़ा टिपिकल था। टीचर्स मोस्टली क्या करते हैं, सारी सिंपल सिंपल एग्जांपल पहले लेते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लेकिन मुझे आपको यहाँ पे बताना था कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है एटम के द्वारा। तो उस समय बेटा हम उसमें माइनस चार्ज लगाएंगे। अगर ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन से देना पड़ा तो वहां पर हम प्लस चार्ज लगाएंगे। अगर उसने सिर्फ एक ही एटम के थ्रू शेयरिंग हो रही है पूरे पेयर की, तो वहां पर हम उसे एक एरो से शो करेंगे, उस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बोलेंगे। तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस या गेन, या इक्वल शेयरिंग या अनइक्वल शेयरिंग, हर बात को ध्यान में रखते हुए आपको मॉलिक्यूल के हर एटम का ऑक्टेट पूरा करना होता है। और उस ऑक्टेट पूरा करने के बाद में फिर आपको उन इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग उन पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन या सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड या ये एरो डेटिव बॉन्ड लगा करके मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये हो गया मॉलिक्यूल या आयन NO3- का, और ये हो गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखना। ये आपके सबसे मेन एग्जांपल सबने सारे ले लिए, जिसमें सारी बातें आ गई। अब बात है प्रैक्टिस की, वो आप लोग अपने एनसीईआरटी से कर सकते हो। फिर भी मैं अभी यहाँ पर 5-10 मिनट और देता हूँ आपको, और कुछ एग्जांपल सॉल्व लेता हूँ। अब ध्यान से देखना आप लोग। मैं यहाँ पर अगला एग्जांपल ले रहा हूँ, और वो एग्जांपल है सिंपल सिंपल, जैसे H2 मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन में भी बैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की नियरेस्ट गैस क्या है? नियरेस्ट गैस क्या है? हीलियम। हीलियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। इसको भी 2 करने हैं। कितना कम पड़ रहा है? 1। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, दोनों का इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में आ जाएंगे, एक इक्वल शेयरिंग हो गई। लो साहब, दोनों के ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन हो गए 2-2। इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि दोनों के बीच में एक लाइन, एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इक्वल शेयरिंग हो रही है। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये इसका मॉलिक्यूल हो गया बॉन्ड के साथ। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूँ मैं इसमें एग्जांपल, फिर ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल। तो O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने कम पड़ रहे हैं बेटा 8 करने के लिए? 2-2। तो ये 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे दोनों ऑक्सीजन, इक्वल 4-4 बचेंगे इनके पास अनशेयर्ड। अब यहाँ पे आपको एक चीज और बता रहा हूँ, एक नाम और बता रहा हूँ, ध्यान रखना। इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दोनों ने शेयरिंग जो की हुई ऑक्सीजन एटम्स ने, वो 2 पेयर हैं शेयर्ड, इसलिए डबल बॉन्ड। ये इसका मॉलिक्यूल, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके बेटा? पर जब भी एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, उसके अलावा इनके बैलेंस ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन और बच जाते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो शेयरिंग में काम नहीं आया है, उनको हम बोलते हैं लोन पेयर्स। क्या बोलते हैं बेटा जी? लोन पेयर। तो एक एक्स्ट्रा आपको नॉलेज यहाँ पे और आपको याद रखनी है, जो दे रहा हूं मैं आपको। पेयर ऑफ, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
बैलेंस इलेक्ट्रॉन में बैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में काम नहीं आए हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को, अकेले को नहीं, पेयर को हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। क्या बोलते हैं बेटा? लोन पेयर। वेरी गुड। कितना क्लियर हो गया? यस सर। Yes. वेरी गुड। तो इस ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर्स हुए? 2, है ना? इस पर भी 2 लोन पेयर हुए हैं। ये जो रेड मार्कर से बना रहा हूं, ये आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर में नहीं बनाना है इस तरह से कोई रिंग। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में केवल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, बॉन्ड दिखा देते हैं। ओके बेटा? यस सर। अब मैं इसके आगे 1-2 और एग्जांपल लेता हूँ, थोड़े से टिपिकल एग्जांपल आगे, और उन एग्जांपल्स में थोड़ा आगे बढ़ाऊं मैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया CO2, तो कार्बन के आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऐड करने के लिए। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको केवल 2 चाहिए हर ऑक्सीजन को। तो दोनों ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को 4 चाहिए। इसका मतलब कार्बन दोनों ऑक्सीजन के साथ में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो कार्बन को भी 4 मिल जाएंगे और दोनों ऑक्सीजन को भी 2-2 मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। बस बेटा इस तरह से दिमाग लगाते हैं, इसमें आप कभी भी टेंशन ना लें। ये बहुत आसान होता है, थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इसको 8 हो गए, इसके ऑक्सीजन के 8 हो गए, इस ऑक्सीजन के 8 हो गए। बट आपने देखा इस कार्बन ऑक्सीजन में 2 पेयर हुए हैं, तो डबल बॉन्ड। दूसरे ऑक्सीजन से भी 4 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2 पेयर, तो डबल बॉन्ड। ये इसका मॉलिक्यूल बन गया और ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? यस सर। और अब मैं ले रहा हूँ अपना लास्ट एग्जांपल, C2H4। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। हर हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए बस, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसा होता है। तो 4 हाइड्रोजन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 कार्बन है, दोनों कार्बन को 4-4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से तो 4 ही मिलेंगे, हाइड्रोजन से तो दोनों कार्बन को सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन से और 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन से अगर आप जोड़ देते हो, ये हाइड्रोजन और कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ले, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ले, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से। तो इस तरह से हाइड्रोजन के ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गए, मतलब सॉरी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट तो नहीं बोलेंगे इसको, ये कंप्लीट हो गया। बट प्रॉब्लम ये है कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और बचे हैं अभी इस पर, तो टोटल 6 हुए कार्बन के। अभी इस कार्बन के भी 2 बचे हैं, इसके भी 6 हुए हैं, 2-2 अभी भी कम पड़ रहे हैं। तो जो 2-2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को भी आपस में शेयर कर ले, है ना? यस सर। वेरी गुड। तो क्या होगा? तो इनका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इस तरह से बस थोड़ा सा दिमाग लगा करके हम चीजों को सॉल्व करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि ऑक्टेट पूरा कैसे होना है। अब मॉलिक्यूल बनाना है, तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 पेयर है, इसलिए सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी 1 पेयर 1 सिंगल बॉन्ड, यहाँ 2 पेयर है तो 2 बॉन्ड, यहाँ 1 पेयर 1 बॉन्ड, 1 पेयर 1 बॉन्ड। इस तरह से हम मॉलिक्यूल को शो कर देते हैं। ये इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कहा जाएगा, बट ये कहा जाएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? सर यहाँ पर आपने एक सर्कल बना दिया दोनों सी कार्बन के लिए। दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो थे, दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन दिए ना। फिर सर 2 सर्कल्स नहीं बनेंगे, एक के लिए अलग दूसरे के लिए? फ्रंट में एक ही के लिए एक और दूसरे के लिए अलग। नहीं, वो आप बना दीजिए। अच्छा, सर्कल की बात कर रहे हो क्या? हाँ, वो आपकी चॉइस है, वो तो चलो ऐसे बना लो, नो प्रॉब्लम। जैसे दोनों के लिए बनेगा, इसके लिए ये सर्कल बन जाएगा। इसके लिए ये सर्कल बन जाएगा। इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए देखो, और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है बेटा? ओके सर। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया और ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर हो गया।
तो अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट, मैंने सारे टर्म्स उसमें यूज होने वाले, इनकी डेफिनेशंस, एक्सेप्टर किसे बोलते हैं एटम को, डोनर किस एटम को बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड क्या होता है, और कोवलेंट बॉन्ड, इसके टाइप 3, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड, और इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन शेयर में काम नहीं आते शेयरिंग में, उन्हें लॉन पेयर्स, उनके पेयर को। ओके बेटा, और एक चीज आप एक्स्ट्रा और यहाँ पे थोड़ी सी सीख लो, और वो ये है कि हम डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को एक कॉमनली एक नाम दे सकते हैं, इन बॉन्ड्स को हम एक कॉमन नेम दे सकते हैं बेटा। अब वो इन दोनों को बोल सकते हैं हम मल्टीपल बॉन्ड। क्या बोल सकते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। मतलब बॉन्ड दो तरह के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड दो तरह के, डबल और ट्रिपल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। तो इस तरह से हम सारे एटम्स के लुईस डॉट स्ट्रक्चर शो करते हुए मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ये तो रहा लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो लैंगम्यूर ने मॉडिफाई करके बताया, लुईस के रूल्स की हेल्प ली और ये बना लिया हमने। और हमें पता लग गया कि ऑक्टेट रूल में जो कहा गया उससे ये सारे मॉलिक्यूल सेटिस्फाई भी हो रहे हैं। लेकिन जब स्टडी आगे बढ़ी बेटा, तो वहां पर ये देखा गया कि ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं तो इस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। मतलब मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करता है नेचर में, लेकिन उसमें एटम्स जो हैं उनके वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है आफ्टर शेयरिंग और लॉस और गेन। ओके बेटा, तो Yes, क्वेश्चन sir. ये है कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों करते हैं नेचर में, वो क्यों मिलते हैं हमें, क्यों बनते हैं? वो एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब बन रहे हैं। तो अगर इसका मतलब ये है कि ये जो ऑक्टेट रूल है वो परफेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये एटम्स के बीच में बॉन्ड बनने की प्रोसेस को 100% सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर ये रूल 100% सही होता तो ऐसे मॉलिक्यूल तो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए थे जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिनके पूरे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो वो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, हम इनको अब इसमें आगे पढ़ते हैं और इसको हेडिंग लिखते हैं ड्रॉबैक या लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। कहाँ कहाँ इसकी लिमिट है जिसके आगे ये काम नहीं करता। तो आप लिखे, पेज रेज कर दूं? Yes, sir. तो लिखिए आप लोग, हेडिंग लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। इसमें सबसे पहली लिमिटेशन है नंबर 1, एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। हमारे नेचर में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एटम्स में पूरे इनर्ट गैस जैसे 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस में नहीं हो पाए हैं, फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ओके बेटा? Yes, sir. अब यहाँ पर हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं। इनके एग्जांपल में जैसे हम बात करें BF3, बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन थे। फ्लोरीन के साथ में इन्होंने तीनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन थे 7, 6 बच गए, एक की शेयरिंग हो चुकी है, एक की शेयरिंग हो चुकी है फ्लोरीन के। तो आप देखोगे कि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में तो इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, इसमें 8 हो गए, इसमें 8 हो गए, लेकिन बोरॉन के तीनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने के बाद भी बोरॉन के आउटर मोस्ट में केवल 6 इलेक्ट्रॉन हो पाए। कितने इलेक्ट्रॉन हो पाए बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन बोरॉन में।
तो ये BF3 मॉलिक्यूल बनता है। क्वेश्चन ये है कि ये क्यों बनता है जबकि इसके इलेक्ट्रॉन तो 8 नहीं है। ऑक्टेट रूल तो कहता है 8 करने के लिए बनते हैं, इसका मतलब ऑक्टेट रूल में कुछ कमी रह गई। ओके बेटा जी। यस सर। इसी तरह के मैं कुछ और एग्जांपल्स लिख रहा हूँ जिनके मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, वो आप लोग खुद समझ सकते हो। इसके आगे आप और एग्जांपल ले लें, जैसे BeS3 बोरोन हाइड्राइड, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, एटसेट्रा। बहुत सारे हैं ऐसे। मैं इसके आगे बात करता हूँ। ऐसा ही दूसरा इसका जो लिमिट है सेकंड, वो है existence of molecules in which octet expands। ऑक्टेट एक्सपेंड से मतलब है कि 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बैलेंस ऑर्बिट में। यार अगर ऑक्टेट वाली बात सही थी तो नहीं होने चाहिए थे। उन्होंने कहा 8 करने के लिए करते हैं, बस उतने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे जितने 8 हो जाए। बट ऐसे मॉलिक्यूल तो कौन से हैं, पहले एक एग्जांपल देख के समझाता हूँ, बाकी एग्जांपल आपको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। जैसे PCl5, फॉस्फोरस के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं बेटा? 5। हर क्लोरीन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। तो हर क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है ना? तो हर क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए केवल 1, तो 1 की शेयरिंग करेगा। दूसरे क्लोरीन को भी आपके इसके आउटर मोस्ट में 7 है तो 1 चाहिए, बस 1 शेयरिंग करेगा। तीसरे क्लोरीन को भी सिर्फ आपका 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 की शेयरिंग। नेक्स्ट क्लोरीन, इसको भी 7 इलेक्ट्रॉन है इसके, 1 की शेयरिंग करेगा बस। ओके बेटा। और फिफ्थ भी क्लोरीन केवल 7 की शेयरिंग, 1 शेयरिंग करेगा। अगर आप इनके इलेक्ट्रॉन्स को रिंग बना के चेक करें तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसके 8 पूरे हो गए, इस क्लोरीन के भी 8 पूरे हो गए, इस क्लोरीन के भी 8 पूरे हो गए, यहाँ भी 8 पूरे हैं। ओके बेटा। लेकिन अगर आप फॉस्फोरस के चेक करो तो कितने हो गए बेटा, जरा बताओगे? 10। 8 से ज्यादा हो गए। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ऐसा होता है। और वो कौन कौन से हैं? जैसे SF6, IF7 एटसेट्रा। ऐसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, नेचर में मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स क्यों बन रहे हैं जिनमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गए। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। इसके अलावा हम और एक्सेप्शन आगे बढ़ाएं तो इस पेज को इरेज कर दूं मैं? यस। इसके आगे नेक्स्ट एग्जांपल है, वो है कि मैक्सिमम कंपाउंड्स, एक नहीं मतलब ऑलमोस्ट सारे कह सकते हो, कुछ को छोड़ करके, मैक्सिमम कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। क्या होती है ट्रांजिशन मेटल्स? बताया था मैंने आपको। मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया था बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट। हाँ, तो इनके जो कंपाउंड है ट्रांजिशन मेटल्स के, वो एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का, क्योंकि इनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जैसे आप एग्जांपल देखें तो आप समझ जाओगे। मैंने लिया एग्जांपल FeSO4, और इसको आप लोग जानते हो कि FeSO4 वो है जो Fe2+ आयन और SO4 2- आयन से मिलके बना है ना बेटा? यस सर। यहाँ शेयरिंग नहीं हुई है Fe के साथ, ये आयन होता है Fe2+। अगर आप इस Fe को देखो तो इस Fe जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 ऐसे भरते हैं ना। ये Fe है। अब Fe से Fe2 प्लस कब बनेगा बेटा? जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकलते हमेशा वैलेंस ऑर्बिट से, ध्यान रखना। भरने के लिए तो रूल है n+l या जो भी हमने पढ़े थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से रिमूव होता है। जब ये रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा बेटा? ये बचेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरा ऑर्बिट अब लास्ट हो गया इसका, इसमें आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके बेटा, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसमें? 14, 8 से ज्यादा। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इसी तरह से ट्रांजिशन मेटल के आप जितने भी कंपाउंड चेक करोगे वो मोस्टली आयनिक कंपाउंड होते हैं, उनमें मेटल के आयंस बनते हैं, और उन सभी मेटल के आयंस में बैलेंस ऑर्बिट में मोस्टली इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होते हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि हजारों हजार कंपाउंड्स ट्रांजिशन मेटल्स बनाती हैं, और हजारों कंपाउंड्स में ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। तो अगर कोई एक या 2-4 मॉलिक्यूल आपके ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते तो बात समझ में आती थी। यहाँ तो हजारों मॉलिक्यूल फॉलो नहीं कर रहे हैं ऑक्टेट रूल को। इसका मतलब ऑक्टेट रूल पर हम डिपेंड नहीं रह सकते, हमें कोई नया कंसेप्ट सोचना पड़ेगा, कोई नई बात इसमें ढूंढनी पड़ेगी, कोई नया कारण हमें इसमें डिस्कवर करना होगा जो इन एटम्स के आपस में जुड़ने को, मॉलिक्यूल बनाने को जस्टिफाई कर पाए। इज दैट क्लियर? बोलो बेटा। यस सर। तो ये आपको ड्रॉबैक समझ में आ गए? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब मैं यहाँ पर आगे बात करूं तो ध्यान रखना, इन्हीं ट्रांजिशन मेटल आयंस में एक नोट करके पॉइंट लिख सकते हो। कुछ ऐसे आयंस भी बनते हैं जिनके बैलेंस ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आप एग्जांपल देखें तो आप एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हो Zn2+ का। जिंक में आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन आपके जो होते हैं और उसमें कैसे होते हैं, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और लास्ट में 2, ये जिंक में होते हैं। तो अगर इसमें से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये बचेगा जिंक में 2 8 18। तो इसको हम बोलेंगे कि Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। ये सिर्फ एक टर्म है बस। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट जो बात बताई कि मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं एटम्स, तो इसका लास्ट थ्योरी जो अब इसको बेस्ट डिफाइन करती है वो है, मैंने आपको बताया था, टू अटेन मिनिमम एनर्जी लेवल। इसमें क्या बताया गया? मिनिमम एनर्जी का मतलब होता है मैक्सिमम स्टेबल स्टेट। जितनी एनर्जी कम होती है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना। ये यहाँ नहीं, हर जगह पर है, हर सिस्टम के लिए है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि जब 2 एटम्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं, बेटा क्या होता है? जब 2 एटम्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं, मैं यहाँ बता रहा हूँ अभी, जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर रहे हैं, जब वो डिस्टेंस इनफाइनाइट पर हैं, इनफाइनाइट मतलब एक दूसरे के फील्ड में नहीं है, उस समय इनके बीच की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है वो ये है यहाँ पे। ओके बेटा?
अब जैसे एटम्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इन दोनों एटम्स, जैसे आप पे ध्यान रखिए, दो एटम्स हैं ये इनके न्यूक्लियस हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। इसका न्यूक्लियस पहले का जो है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मींस इलेक्ट्रॉन का पूरा जो ग्रुप है, पूरा सारे इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसको अट्रैक्ट करेगा। ये दो जो मैंने रेड पेन से बनाए हैं ये अट्रैक्शंस हैं। क्या है बेटा, ये अट्रैक्शंस। लेकिन आप देखना कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस पॉजिटिव पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बेटा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो स्टार्टिंग में इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा नजदीक आने पर, और अट्रैक्शन बढ़ता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी कम होती जाएगी इनके बीच की, एक मिनिमम एनर्जी तक पहुंचेंगे। ये इनके बीच की डिस्टेंस को शो कर रहे हैं, डिस्टेंस नजदीक आएगी, एनर्जी रिलीज होती जाएगी, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। और एक फिक्स डिस्टेंस के बाद में अगर आप और नजदीक लाओगे तो न्यूक्लियस जिन पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है वो एक दूसरे को बहुत तेजी से रिपेल करेंगे, और जब वो उसको रिपेल करेंगे तो एनर्जी रिपल्सन में क्या होता है, एब्जॉर्ब होती है, तो इसके आगे एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी और ये एनर्जी फिर बढ़ती चली जाएगी। मतलब ये हो गया कि जब एनर्जी बढ़ना शुरू हो रही है, जब इस पार्ट में यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है, ये पार्ट क्या शो कर रहा है कि रिपल्सन इफेक्टिव हो गया, और ये पार्ट क्या शो कर रहा था कि अट्रैक्शन यहाँ पे इफेक्टिव है। तो कब तक पास आएंगे, जब तक अट्रैक्शन इफेक्टिव होगा। ओके बेटा, तो ये यहाँ तक आके रुक जाएंगे। इस डिस्टेंस पे जब ये दोनों एटम इस डिस्टेंस पे आके रुक जाएंगे तो इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे, यहाँ पर ये डिस्टेंस इसको बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे इसको हम? बोलो बेटा। और जितनी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक रिलीज हो गई है अट्रैक्शन की वजह से, इस एनर्जी को हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे बेटा? बॉन्ड एनर्जी। और इस अट्रैक्शन की वजह से मिनिमम स्टेट में आ जाएंगे, मिनिमम एनर्जी स्टेट है, और यहाँ पे बने रहेंगे, और इस ग्रुप को, एटम के इस ग्रुप को हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? यस सर। तो इसमें लैंग्वेज का विशेष कोई फर्क नहीं पड़ना है आपको, बस यहाँ पर इसको इस तरह से नोट कर लेना है और इस तरह से इसको समझना है। ठीक है बेटा? यस सर। वेरी गुड। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि एटम्स एक दूसरे के जब नजदीक आते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन रिपल्सन के जॉइंट इफेक्ट की वजह से स्टार्टिंग में अट्रैक्शन इफेक्टिव होता है, वो पास आते चले जाते हैं, एनर्जी रिलीज होती चली जाती है और एक मिनिमम एनर्जी स्टेट में वो आ जाते हैं। उसके और अंदर नहीं आ सकते क्योंकि फिर रिपल्सन शुरू हो जाता है, एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। जिस मिनिमम एनर्जी स्टेट पे आके वो रुक जाते हैं, जुड़ जाते हैं अट्रैक्शन से, उस डिस्टेंस को हम, दोनों एटम के बीच के उस डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। और मॉलिक्यूल्स बनने की यही वजह है कि वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में आ गए। इज दैट क्लियर बेटा? यस। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने बॉन्ड्स की टाइप पढ़ी थी, कोवलेंट, आयनिक, मेटेलिक, जो भी बॉन्ड्स के टाइप थे कोऑर्डिनेट, उनमें हम सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी स्टार्ट करेंगे, उसकी कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और किन किन थियरीज के द्वारा इस बॉन्ड के बनने को, कोवलेंट के बॉन्ड को समझाया गया। ओके बेटा? यस सर। यस सर। तो मॉलिक्यूल्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, समझ में आ गया? Yes, sir. तो सबसे बेस्ट कंसेप्ट क्या है? लोएस्ट एनर्जी लेवल मैक्सिमम स्टेबल स्टेट पाने के लिए ऐसा करते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। हमेशा याद रखना, जितनी एनर्जी किसी भी सिस्टम की, जैसे 2 एटम या 3 एटम का ग्रुप है वो एक सिस्टम बन गया, तो किसी भी सिस्टम की एनर्जी जितनी कम होती है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। और अट्रैक्शंस किस किस के बीच होते हैं, रिपल्सन किस किस के बीच होते हैं, 2 एटम्स जब पास आते हैं, तो ये बता दिया। एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे का न्यूक्लियस
पहले का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन, ये अट्रैक्शन, दोनों के न्यूक्लियस और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन। इज दैट क्लियर? ये ध्यान रहेगा बेटा, इस पॉइंट से पहले पहले यहाँ पे क्या था, ये अट्रैक्शन, इसके बाद में क्या है फिर रिपल्सन। समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. ठीक, ये अट्रैक्शन का मतलब नेट अट्रैक्शन है, ये नेट है, और ये नेट यहाँ पे रिपल्सन शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये कर्व जो आपका है, जो इस तरफ है, ये पूरा कर्व शो कर रहा है रिपल्सन इफेक्टिव हो गया, रिपल्सन शुरू हो गया। ओके बेटाओ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। ओके बेटा।